तो सबसे बड़ा डर मार्केट में आज यही है कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो सारी मेहनत बर्बाद। नुकसान की बात करूँ तो मेरे ख्याल से अगर एक बच्चा अपनी रिफ्यूज़ल लेता है बाहर जाने का तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए तक का उसका नुकसान हो जाता है। तो देर इज़ 3 पॉसिबिलिटीज़ कोर्स ऑप्शन। तो मतलब ये जितने भी स्कैम सामने आते हैं कि बच्चा वहाँ चला गया फिर बच्चे को रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, तो ये कैसे हो जाता है? किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू तो गया ही होगा ना वो। ऐसा नहीं होता कि ये आपके पास जो बच्चा डॉक्यूमेंटेशन लेके आया और आपको पता नहीं ये जेन्युइन है या डुप्लीकेट है। बच्चे का आइल्स अगर नहीं है और उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, एजेंट्स को पता लग जाता है, कंसल्टेंट को पता लग जाता है। तो कहते हैं अभी आइल्स एग्ज़ाम बना था 1 महीने के लिए, बच्चों ने इसको भी कोर्स बना दिया, 1 साल लगा देते हैं आइल्स करने में। तो परमानेंट सेटल का क्या सच है एक्चुअली? मतलब कि रील्स में देखते हैं कि भैया 2 साल में आप पढ़ाई करोगे और वहाँ पे परमानेंट सेटल ही हो जाओगे। ना आपको लगता है कि मैं चलेगी या मैं चला गया तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को ले जाऊंगा, नहीं, नहीं मानते वो इंफॉर्मेशन को। और इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं मानते, पता सब कुछ फेक होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जब शादिया के सर्टिफिकेट तक फेक बन जाते हैं। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर आप? बढ़िया एकदम, आप बताओ कैसे से? बहुत बढ़िया सर। द फाउंडर्स ड्रीम में आए हैं सर, और सपना अगर जाने नहीं आपका तो फिर इस पॉडकास्ट करने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। तो आपका क्या सपना है एज ए फाउंडर सर? मेरा जो सपना है एज ए फाउंडर, लाइक मैं ना हर एक लोगों के घर घर में जाना चाहता हूँ, घुसना चाहता हूँ वहाँ पे ना, लाइक ना, मीन्स मैं हर एक के डीएनए में जाना था तभी। लाइक वी आर वर्किंग इन इमिग्रेशन इंडस्ट्री, हम एक स्टूडेंट वीज़ा पे बच्चों को भेजते हैं। सो मेरा सपना ये रहा है कि मैं उसके ना, लाइक हर एक बच्चों के ब्लड में चला जाऊँ और वो घर बैठ के अपने बच्चों के लिए या अपने लिए विदाउट, लाइक कहीं जाए भी ना, अपने घर पे बैठे ही अपने बाहर जाने का सपना पूरा कर सके। वाह। अच्छा, इमिग्रेशन गुरुज, तो इसके फाउंडर हैं आप। तो कितने बच्चों को बाहर पहुंचा चुके हैं अभी तक? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं अपनी स्टार्टिंग से जर्नी की बात करूं, मैं 2014 से इस लाइन में हूं, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे यही नहीं पता भी कितने बच्चे बाहर जा चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इमिग्रेशन गुरुज की बात करूं तो अभी तक 12,000 प्लस बच्चा बाहर जा चुका। गुरुज क्यों रखा सर नाम के पीछे? इसका लाइक जो फंडामेंटल था वो कुछ और था, अभी तक मैं उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाया। मेरी कोशिश है कि मैं वहां पे पहुंच सकूं। लाइक इमिग्रेशन गुरुज का मतलब ये था ना, इट डजंट मीन कि हम गुरुज हैं, लाइक हमसे बढ़ के कोई भी नहीं। इमिग्रेशन गुरुज एक मैंने प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने की कोशिश करूं जहाँ पे, लाइक अगर एक बच्चा कहता है कि मैंने न्यूजीलैंड जाना है और मुझे लगता है न्यूजीलैंड परफेक्शन किसी लॉयर की है, सो मैं उस रूफ के अंदर उस लॉयर को बैठा के उस बच्चे की कंसल्टेशन उससे करा सकूं। सो वो एक, लाइक एक रूफ हो जिसके नीचे सारे गुरुज बैठे हों अलग अलग कंट्रीज के और बच्चों को पूरा वो कर रहे हो। तो सबसे बड़ा डर मार्केट में आज यही है कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो सारी मेहनत बर्बाद। कितना ट्रू है सर ये? देखो, लाइक अगर बच्चे ने अपनी एक सपना देखा बाहर जाने का, आप मानोगे कि जब बच्चा आइल्स करता है ना, तभी से सपने देखने स्टार्ट कर देता है। वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, फेसबुक पे स्क्रॉल करता है, क्योंकि अभी इंडिया में स्ट्रीट व्यू पूर प्रॉपर नहीं आया है। अब्रॉड के अंदर कब से है वो स्ट्रीट व्यू, तो बच्चा वहाँ पे घूमने की भी कोशिश करता है कि यार वहाँ की सड़कें कैसे नज़र आ रही होंगे, वहाँ गाड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी। जब बच्चे के वो सपना टूटता है ना, मतलब एक वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है, तो उसके वो जो 6 महीने के वो सपने हैं ना, वो सारे के सारे मतलब कि डेड हो जाते हैं। सो लाइक मुझे ये लगता है कि मेरे को उन सपनों को बचा के रखना है। और नुकसान की बात करूँ तो मेरे ख्याल से अगर एक बच्चा अपनी रिफ्यूज़ल लेता है बाहर जाने के, तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए तक का उसका नुकसान हो जाता है। तो किसी स्टूडेंट का वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है सर? लाइक कभी बच्चों की ज़िद की वजह से, लाइक कई बच्चा कहता है कि भी मेरे को तो इसी कोर्स में जाना है, या मेरे को तो इसी सिटी में जाना है, या मेरा तो दोस्त इस कंट्री में गया हुआ है तो मुझे वहीं पे जाना है। तो कहीं न कहीं लाइक बच्चों की अवेयरनेस ना होना, और कंसल्टेंट को ये डर लगता है कि यार इस बच्चों को ज़्यादा सिखाया तो ये बच्चा, लाइन लगी हुई है बाहर भेजने वालों की, तो ये बच्चा वहाँ पे ना चला जाए कभी। तो जो बच्चा कह रहा है करी जो, करी जो, करी जो, फिर अपना
कोई बात नहीं है, जब रिफ्यूज़ल आएगी तब देख। तो देयर इज़ 3 पॉसिबिलिटीज़, कोर्स ऑप्शन, कंट्री ऑप्शन एंड लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है सर कनाडा और यूके के बारे में कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्या ये रूमर है अभी भी या फिर स्टिल लोग जा रहे हैं इजीली? बच्चों का अडॉप्शन की ज़रूरत है। लाइक मैं आपको बता दूँ, 2010 के अंदर, 11 के अंदर यूके बंद हुआ था, वहाँ पे तब डिप्लोमास चलते होते थे। 11-12 के अंदर ऑस्ट्रेलिया बंद हुआ, तो वहाँ पे भी डिप्लोमास चलते होते थे। फिर न्यूजीलैंड 2015 में जाके बंद हुआ, वहाँ विदाउट आइल्स चलता होता था, फिर उन्होंने विदाउट आइल्स बंद कर दिया। बच्चे अडॉप्ट करने में टाइम लगाते हैं। कनाडा पहले डिप्लोमास में बहुत अच्छे वीज़ा आते थे। सेकंड, कनाडा गवर्नमेंट को अगर वो इतनी टाइट हुई, तो उसका रीज़न हम हैं। वहाँ पे इल्लीगल माइग्रेशन इतनी होगी, लाइक बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे गए और वहाँ पे उन्होंने असylum क्लेम कर दी। एंड मैं आपको बता दूँ कि जो 2 साल बाद जिन्होंने असylum क्लेम करी है, बिकॉज़ इंडिया इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ कंट्री कहीं जहाँ पे ये लगे कि यार बच्चा असylum वहाँ पे मिलनी चाहिए, बिकॉज़ हम यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, ना यहाँ पे कास्टिज़्म का कोई चक्कर है, ना कुछ है। तो हर एक तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए वो 2 साल जब उनको वर्क वीज़ा मिल गया, जब वो वापस आए, जब वो असylum क्लेम करने की या वीज़ा एक्सटेंड करने की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं उनका वो लाइक उनको वापस भेज दिया जाएगा और वापस आ जाएँगे। करेक्ट, करेक्ट। माँ-बाप का सबसे बड़ा डर यही होता है कि मेरा बच्चा अगर बाहर जाएगा तो क्या सेफ रहेगा? आज की जो फैसिलिटी, अगर मैं एज़ ए फाउंडर बात करूँ या इमिग्रेशन गुरुज़ बात करूँ, सो मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि भी लाइक आपके वहाँ पे अकोमोडेशन का इश्यू है। सो वी हैव अ टीम जो बच्चों को वहाँ में एकोमोडेट करे। उनके लिए जाने से पहले ही उनको बता दे भी ये आपका घर है रहने वाला, यहाँ पे आप रहोगे, इसके ये चार्जेस है। अनदर थिंग, एयरपोर्ट पे उनको कोई रिसीव करने आए या उनकी कैब बुक हो, ताकि वो बाहर निकल अपने लगेज रखे और उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। थर्ड, इवन कि मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पे उनको एक टूर गाइड मिले जो उनको ये बता सके कि ये नियर बाय ये प्लेसेस हैं, यहाँ से आप ग्रोसरी ले सकते हो, यहाँ पे ये सस्ती मिलती है, यहाँ पे अगर आपको कोई और सामान लेना घर का वो मिल जाएगा। फोर्थ, हम उनको पार्ट टाइम जॉब्स के लिए या फुल टाइम वर्क के लिए भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम एटलीस्ट इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हैं और रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी क्लियर तो बच्चे नहीं करना है ना। तो ये चीज़ें हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें ताकि बच्चे उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। सेकंड, जो बच्चों को वहाँ पे दिक्कत आती है वो ना हो। ये तो सब सर बहुत अच्छी-अच्छी बात हो गई कि भैया कि हमने बच्चे को पहुँचा दिया, हमने इतने 2014 से लेकर 2025 तक। तो फाउंडर्स जी में एक ट्रिक ये भी है कि मैं थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेता हूँ कि खराब बात क्या हुई सर? इतने बच्चों को पहुँचाया कि कुछ बच्चों ने उत्पात भी मचाया होगा वहाँ पे, कुछ वापस लौट के भी आ गए होंगे, कुछ के साथ गड़बड़ भी हुई होगी। तो ये सब जो गड़बड़ हुई है, वो किन कारणों की वजह से होती है वहाँ पे? देखो, एक एक्सपेक्टेशंस, मैं तो ये बोल एक्सपेक्टेशन, जब बच्चा यहाँ से जाता है, यहाँ से इट्स लाइक अ मम्माज़ बॉय यहाँ पे होता है और वहाँ जाके सब चीज़ें खुद करनी पड़ती है। मेरे पास कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जिन लोगों की यहाँ पे 5-5 लाख रुपए सैलरी थी और वो कोविड के बाद जिनको लगा यहाँ पे हम रह नहीं पाएँगे या यहाँ से हम लाइक वी यहाँ पे हम बचेंगे नहीं, तो उन्होंने बाहर जाने का ड्रीम लिया। उनको हमने भेजा भी। जब उन्होंने वहाँ पे जाके एनालाइज़ करा, उन्होंने वापस आए वो। मैं उसके लिए नहीं कहूँगा कि कोई बच्चा वापस नहीं आता, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल आता है, जो सच है वो तो सच रहेगा ना, आता है, बिल्कुल बच्चा आता है। एक्सपेक्टेशन, सेकंड, जो आप यहाँ पे ऑलरेडी इतने सेटल्ड हो, आपको 5 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पे अगर आपकी लाइक इनकम है, आप बाहर क्यों जा रहे हो? ठीक है ना? और साथ में आजकल जितने स्टार्टअप निकल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे बहुत कुछ इंसान कर सकता है। मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, लाइक जो बच्चे नहीं कर पाते, लाइक एक बीए वाला बच्चा है, जिसने बीए से ग्रेजुएशन बीए करी, उसके बाद उसको सिर्फ जॉब मिलती है 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी करेगा क्या? मैं उसको बोलता हूँ मास्टर के लिए बाहर जा और बाहर जाके पढ़। एटलीस्ट जिस दिन उस इंसान की मास्टर कंप्लीट हुई, वो 3 लाख का इंसान तो वहाँ पे बन गया। ठीक है ना? 3 लाख का वहाँ पे बन गया, पर मंथ वो 3 लाख रुपीज़ पक्का कमाएगा, कमाएगा। उसके बाद उसके अपने ऊपर है कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है। अनदर थिंग, लाइक अब कहते हैं भी यार वहाँ बाहर जाने का फ़ायदा नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे, अब पैसे नहीं है वहाँ पे।
दूसरा नॉर्थ इंडियंस की बात करूँ तो वो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ ऐश मिल तो रही है हमें, तो हम क्यों बाहर जाएं, गाड़ी है, पेरेंट्स ने गाड़ी दे रखी है, स्कूलिंग अच्छी है, सब कुछ है, तो नहीं जाना बाहर हमें। तो उसमें क्या है, मैं उनको बोलता हूँ आज ही है आपके पास टाइम बाहर जाने का। पहले का बच्चा जब बाहर जाता था 2018-20 से पहले पहले, तो यहाँ से पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन बेच के अपने सोना गिरवी रख के या लोन लेके जा रहा था। आज आपके पास सब कुछ है, सो आप वहाँ पे जाके उस टाइम पे ना इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे थे ना पढ़ रहे थे, आप सिर्फ वहाँ पे लग जाते थे, 3-3 शिफ्टें लगाते थे और पैसा कमा के घर भेज रहे थे। आज अगर आपके घर पे सारा कुछ है तो आज जाके आपको ज़्यादा फायदा है, आज आप इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लोगे, कुछ नया सीखोगे भी। और मैं ये कहता हूँ लाइक स्टूडेंट वीज़ा इज़ जस्ट लाइक ए पंचिंग बैग, जिस पे जितना मर्जी मार लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो स्टूडेंट वीज़ा की लाइफ को जी गया वो कभी हार नहीं सकता। क्यों? जिस कंट्री में गया वो वहाँ पे उसको कोई जानता नहीं है, वहाँ पे एकोमोडेशन उसने खुद ढूंढी, वहाँ पे सामान वो खुद लेके आया, वहाँ पे उसने कुकिंग खुद करी, कपड़े खुद धोए, जॉब अपने लिए खुद ढूंढी। इसके अलावा रह क्या गया? अब वो हारेगा तो हारेगा कब? तो मेरे ख्याल से वो हारेगा ही। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई अगर आप चले गए तो मीन्स आप एक ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप हार नहीं मान सकते। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लाइफ में कभी डाउनफॉल आएगा ही नहीं, आएगा, पर आप हार नहीं मानोगे कभी ना कभी। आप मतलब कि उसको जैसे मर्जी आप क्रॉस कर जाओगे। अनदर थिंग मैं ये कहता हूँ, अगर बच्चा वहाँ पे जा रहा है, वहाँ जाके पढ़ रहा है, अब ये देखो ना उसने आने वाली अपनी कितनी पुश्तों को ठीक करेगा वो। एजुकेशन मैं कल भी कहीं पे बैठा था तो उन्होंने बोला कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आप कभी गरीब नहीं हो सकते, फिर उसके बाद कभी नहीं हो सकते। कभी नहीं हो सकता अगर आपके पास एजुकेशन है। लाइक हमें भी डर लगता है एज ए फाउंडर, यार कल क्या पता हमारी मार्केट डाउन हो जाए, हमें कुछ मिले ना, बच्चे आने बंद हो जाए, इमिग्रेशन यूएस से शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, कभी कुछ पॉलिसी बना रहा है, कभी कोई कंट्री कोई पॉलिसी चेंज कर रही है, हमें भी डर लगता है। पर हमें ये है ना कि अगर मैंने अब 2000 मैंने बीटेक करा, बीटेक करने के बाद एटलीस्ट मुझे ये तो बताना है कि एटलीस्ट अगर कुछ सब कुछ खत्म भी हो गया तो मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे कोई तो नौकरी दे देगा, कोई तो देगा। कोई तो दे देगा नौकरी। अनदर थिंग, सबसे दूसरा फैक्टर, मेरे पास एक सेल वाला हुनर तो है कि प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। तो एटलीस्ट अगर इमिग्रेशन इंडस्ट्री बिल्कुल भी बंद हो जाए तो मुझे कहीं ना कहीं एज ए सेल्स में कोई कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाएगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी गरीब नहीं होने देगी। सो मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर जाके पढ़ो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छे लाइक आपको यहाँ पे अच्छे आईआईटी में एडमिशन मिल रहे हैं, एमबीबीएस में तो करो। आप आईएएस बनना चाहते हो बनो, आप आईपीएस ऑफिसर बनो, अच्छी बात है बनो, आप लॉयर बन रहे हो, जज बन रहे हो, बनो। मैं तो उनके लिए बैठूं जो इनसे अलावा रह गया है, वो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको शायद कोई ऐसा रास्ता दिखा दो जिससे आपको लाइक आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो चेंज हो जाए। अब आप बोल रहे हो कि आपके पास आ जाओ। इमिग्रेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर कि फ्रॉड का सब पेरेंट्स को डर लगता है कि यार कोई बंदा आया उसने मेरे को बोला, पैसे ले लिए, पैसे ठग लिए और हमारे पैसे लेके भाग ना जाए। क्लियर है सर, मतलब ये मानते हैं सारे लोग। बिल्कुल। तो आप ये कैसे प्रूव करते हो, जैसे आपने तो चलो बहुत लंबा सफर तय कर दिया बट स्टिल बहुत नए पेरेंट्स, बहुत नए लोग आपके पास आ रहे होंगे, नए जुड़ रहे होंगे, उनको भी सेम डर होगा कि अरे सर मेरे पैसे का कुछ होगा तो नहीं। तो उसको कैसे देखते हो कि पेरेंट्स को कैसे जवाब दोगे कि यार मैं सही हूँ। देखो, इमिग्रेशन गुरुज सबसे पहले जाना जाता है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है हमारे यहाँ पे काम। बच्चा अपने ऑफर लेटर अप्लाई करने से लेके वीज़ा तक, एनरोलमेंट तक बच्चे के पास सारे असेस रहते हैं। सेकंड, वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी कैश ट्रांजैक्शंस। अनदर थिंग, बच्चा कई बार कैश होता नहीं होता तो हम उसका उसका भी उसको रिसिप्ट देते हैं। लाइक मान लो बच्चे ने जब एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, उसकी $100 एप्लीकेशन फ़ीस है, तो हम बच्चे को कहते हैं अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, नहीं दे सकते, आप हमें गूगल पे कर दो, हम आपके बिहाफ पे उसको पे कर देंगे। उसी दिन उसके पास उसका एप्लीकेशन का असेस आ गया है।
तीसरा, जब भी बच्चे ने फीस पे करनी है या जीआईसी पे करनी है या कोई भी वहाँ पे फॉरम में जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, वो बच्चा हमेशा अपने अकाउंट से सीधा वहाँ पे करता है, हमारे अकाउंट्स में नहीं करता। मीन्स उनका पैसे का जो डर है वो सेफ हो गया। तीसरा, बच्चा जब मर्जी अपनी मेल आईडी से किसी भी यूनिवर्सिटी में मेल डाल के कंफर्म कर सकता है कि मेरा ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं है। इवन बच्चों की ईमेल आईडी पे ही ऑफर लेटर आते हैं। सो अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से सीधा बच्चे की मेल आईडी पे ऑफर लेटर आता है, मीन्स वो भी जेन्युइन है, इसके साथ कोई फेक नहीं आ रहा। फोर्थ, बच्चे को जो वीज़ा लॉजमेंट करी, बच्चे के पास वो भी एसेस उसके पास है। इवन बच्चा हमें खुद बताता है कि सर मेरा रात को वीज़ा आ गया। हम बच्चों को सारा एसेस दे के रखते हैं। हम कहते हैं भी नो यू आर द ओनर ऑफ योर ओन एप्लीकेशन। जब तक आप अपनी एप्लीकेशन के ओनर ही बनोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे आप किस रास्ते से गुजर रहे हो, क्या हो रहा है। आप तो हमें कह दोगे यार 15 दिन से मेरे ऑफर लेटर नहीं आया। पर हम कहते हैं कि आपके पास सारा एसेस है, आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। यू कैन सी ऑन योर मेल आईडी और अपनी वेबसाइट पे या स्टूडेंट पोर्टल है उस पे सब कुछ चेक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि बच्चों को, पेरेंट्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि ये जब ना कोई कैश ले रहे हैं, अगर कैश ले रहे हैं तो वो मिनिमम ट्रांजैक्शंस है, कोई 10,000 12,000 15,000, बाई चांस किसी बच्चे के पास नहीं होता क्रेडिट कार्ड। साथ में यहाँ पे आजकल इतने स्कैम हो रहे हैं, तो बच्चों को डर लगता है मैं अपना कभी क्रेडिट कार्ड शेयर करूँ तो कभी ये कहीं पे मिसयूज ना कर ले। हम वो भी मानते हैं, हम उस वे में हम कह देते हैं आप सीधा हमारे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन फीस है। जो यूनिवर्सिटी में फीस आनी है, जो लाखों के अंदर फीस आनी है, वो तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम तो कहते हैं भी सीधा आपको एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप हमारे थ्रू पे कर दो या सीधा बैंक जाके पे कर दो, तो आपको सीधा फीस आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगी और वहीं से रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी। सो ये वे से पेरेंट्स को थोड़ा ट्रस्ट मैं दिलवा सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पे बहुत सारी बातें तो बहुत सारी एजेंसीज बोलती है ना कि 100% एडमिशन दिला देंगे, जहाँ पे गारंटीड है पूरा कि भैया कि दिला के रहेंगे, तो वो फेक होते हैं या वो भी सच है? एडमिशन लेना और वीज़ा लेना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एडमिशन दिलाना इज़ द ईज़ीएस्ट थिंग, मतलब एक बहुत आसान तरीका कहीं पे भी एडमिशन दिलवाना। क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। यू नीड अ मिनिमम परसेंटेज लाइक आपके 60% और इतना आईएलटीएस स्कोर है तो आप जा सकते हो। बट वीज़ा इज़ लाइक all about your documentation and programs and university as well. Another thing, मैंने कभी भी बच्चे से ये केस कह के लिया ही नहीं कि आपका 100% वीज़ा आएगा। मैं तो हमेशा बोला अगर प्रोफाइल 8 बैंड के साथ रीसेंट पास आउट अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तब भी मैं बोलूँगा भी 99% उम्मीद है कि आपका पक्का वीज़ा आएगा जी। 1% तो मैं वहाँ पे भी कहता हूँ कि बिकॉज़ आपको मैं एक सर्कल बताता हूँ, जब कैनेडियन इमिग्रेशन में एक फ़ाइल जाती है, तो एक इमिग्रेशन ऑफ़िसर को सिर्फ़ 7 मिनट मिलते हैं, ओनली 7 मिनट्स। 7 मिनट्स के अंदर उसको प्रोफ़ाइल का डिसीज़न देना होता है, और रिजेक्ट भी कर सकता हूँ वहाँ पे तुरंत? 7 मिनट के अंदर। आप ये देख लो एज़ ए ह्यूमन बीइंग, अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो 7 मिनट के अंदर मैं फ़ाइल में क्या-क्या चेक करूँगा? अनदर थिंग। फिर कनाडियन इमिग्रेशन ने एक एआई प्लेटफ़ॉर्म भी चलाया है, जिसको लगता है भी जो एआई प्लेटफ़ॉर्म चेक करता है कि ये रिक्वायरमेंट अगर पूरी है, तो उसको आगे भेज रहा है इमिग्रेशन ऑफिसर, नहीं तो वहीं से सीधा रिफ्यूज़ करके वापस भेज, जिसमें अच्छी प्रोफ़ाइल्स भी रिजेक्ट हो जाती है। ये लगा लो कि फॉर्म में कोई गलती होगी या ये लगा लो कि डॉक्यूमेंटेशन जब अटैच करे तो वो पर्टिकुलर सीरीज़ में नहीं करे, या एसओपी लगा लो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि बच्चा वहाँ पे जाना क्यों चाहता है। तो ये चीज़ें की वज़ह से बच्चों की रिजेक्शन आ जाती है। पर मैं ये बोलता हूँ कि मैं कभी ये नहीं बोलूँगा भी 100% श्योर है कि आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। करेक्ट, बहुत सही बात। तो मतलब जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तो ध्यान में रखने चाहिए कि ये तो लेके ही जाने हैं? देखो, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ जो भी है आपके पास, आप ये मत सोचो कि इमिग्रेशन इस डॉक्यूमेंट क्या करेगी, नहीं। आपका क्या जा रहा है, आपकी अटैचमेंट ही तो लगानी है। चाहे वो आपके फाइनेंशियल है, चाहे आपके वो एलआईसी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपकी पुरानी एफडीज़ है, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एफडीज़ है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो गोल्ड वैल्यूएशन है, अरे लगा दो। हम मान गए भी वो शायद ना चेक करे, अगर उसने चेक कर लिए तो उसी बेस पे रिफ्यूज़ल दे दिया तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको होना ही नहीं चाहिए कि यार ये क्या लगा के करूँगा, नहीं।
आपके घर पे जो भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं ना, आपको लगता है जे फॉर्म है, ये पुराने हैं, ये नवे हैं, अरे दोनों लगा दो ना। आपको लगता है ये ITR है, मैं 1 साल के लगाऊं, नहीं यार, अगर तो आप भर रहे हो 5 साल से, तो सारी लगा दो ना। आपको लगता है कि ITR का पहला पेज लगा रहा हूँ, कंपटीशन नहीं लगाता, क्यों नहीं लगाने, लगा दो ना। आपको लगता है कि यार मेरी स्टेटमेंट है फादर की, उसमें सैलरी आती है, पर उसमें फंड नहीं है, तो क्या हुआ, एटलीस्ट उनका जो सैलरी आ रही है उसके प्रूफ तो मिल रहे हैं ना, कि यार इनकी रेगुलर इनकम है, हर महीने आ रही है, दादा ग्रैंड पेरेंट्स की पेंशन आ रही है किसी और, तो लगा दो ना। साथ में अगर एफिडेविट्स लेने हैं, एफिडेविट्स भी तो लेने पड़ेंगे ना, कि एज ए ग्रैंड फादर मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ भी जो है लगा दो बस। सही बात है। मैं बता रहा हूँ आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड वाइफ और उसकी बच्चा है। तो बच्चे का और उसके फादर का, दोनों का वो पासपोर्ट ऑफिस गए। Okay. और पापा का भी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था और बच्ची का भी हो गया था, बच्चे का भी हो गया। और वाइफ है, तो वाइफ का पासपोर्ट था। तो सारे प्रोसेस उन्होंने कर लिए। और लास्ट में जाके एक सी काउंटर होता है वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंटेशन है। तो उन्होंने बोला कि वाइफ का पासपोर्ट का है। बोला कि उसकी क्या ज़रूरत है, फोटो कॉपी थी और ऑनलाइन भी दिख रहा है कि पासपोर्ट है। तो वाइफ का पासपोर्ट का नंबर डाला, तो वाइफ का पासपोर्ट ओरिजिनल क्यों नहीं लाए। बोला क्यों नहीं लाए, इससे भी तो काम चल सकता है। नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल देखना पड़ेगा, क्या पता चोरी हो गया हो, कुछ हो गया हो, आपने बताया नहीं। तो वो दोनों सोच रहे हैं बेचारे कि यार, पहले सोच रहे थे कि वाइफ का पासपोर्ट लेके चले, पर क्या ही जरूरत पड़ेगी। तो आप तीनों फैमिली हो तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटा सी प्रोसेस है। या तो आप बाहर जा रहे हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। मतलब आपको अब USA के अंदर चले जाओ, USA के अंदर इंटरव्यू होता है, दे नेवर डिमांड फॉर ए डॉक्यूमेंट। एक 1-to-1 कन्वर्सेशन है, और वो सिर्फ 5 मिनट की भी नहीं होती, बट यू हैव टू होल्ड द डॉक्यूमेंटेशन। कभी किसी बच्चे ने आके नहीं बोला कि मेरे से डॉक्यूमेंट लिए है उन्होंने, पर बच्चा फिर भी कैरी करके जाता है। क्यों, USA एम्बेसी का एक खौफ है कि पता नहीं क्या मांग लेंगे। तो मिस डॉक्यूमेंटेशन में सबसे मेन रीजन ही डॉक्यूमेंटेशन है। आप कैसे बोल तो रहे नहीं वहाँ पे, या बोल रहे हो वहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन बोल रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन ही तो, अगर कोई आप डॉक्यूमेंट एक छोड़ देते हो, मैं कहता हूँ उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है, बट आपको लगाने जरूर चाहिए। तो मतलब ये जितने भी स्कैम सामने आते हैं कि बच्चा वहाँ चला गया, फिर बच्चे को रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, तो ये कैसे हो जाता है। किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू तो गया ही होगा ना वो। देखो पता क्या है, लाइक उसमें हमारे जैसे एजेंट्स की बहुत बड़ी लाइक योगदान होता है। योगदान होता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लाइक ऐसा नहीं होता कि भी आपके पास जो बच्चा डॉक्यूमेंटेशन लेके आया और आपको पता नहीं ये जेन्युइन है या डुप्लीकेट है। एजेंट्स को पता लग जाता है, कंसल्टेंट को पता लग जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डुप्लीकेट है, या इसमें कुछ है। आप बच्चे का आइल्स अगर नहीं है और उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बच्चों का एक हुआ है लाइक कि भी यार इंग्लिश बोलना और इंग्लिश करना, तो उनको लगता है जैसे पता नहीं पहाड़ है। एक आइल्स कहते हैं भी, आइल्स एग्ज़ाम बना था 1 महीने के लिए, ठीक है। बच्चों ने इसको भी कोर्स बना दिया, 1-1 साल लगा देते हैं आइल्स करने के लिए। 1 साल लगा। 1-1 साल लगा देते हैं कई बच्चे भी, आइल्स नहीं हो रही क्लियर, और फिर हमारे पास आएंगे भी यार हमें भेज दो जी। देर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन गो अब्रॉड एंड स्टडी अब्रॉड। मैं तो हमेशा कहता हूँ, गो अब्रॉड जाना है मेरे पास मत आना, स्टडी अब्रॉड के लिए आना फिर मेरे पास है। स्टडी अब्रॉड में तुम बोलोगे मेरी पूरी फैमिली सेटल कर दो वहाँ पे, मैं वो भी कर दूंगा। चाहे आप मेन एप्लीकेंट हो, आपका आपके स्पाउस आपके साथ, आपके बच्चे आपके साथ, आपके PR नहीं आ रही, 2 साल से आप ट्राई कर रहे हो PR के लिए, मेरे पास आओ, मैं आपको पाथवे बताऊंगा। न्यूजीलैंड है जिसमें 1 साल का कोर्स में आप जाओगे। वाइफ, अगर मान लो वाइफ मेन एप्लीकेंट है, तो वाइफ को 1 साल का मास्टर मिलेगा, हस्बैंड को 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है तो उसको फ्री स्टडी मिलेगी वहाँ पे जाकर, तो ये बेनिफिट है ना। सिर्फ PR से आपको क्या होगा कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अब तो वहाँ पे वो भी है, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो एक, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेंगी वहाँ पे। सो मेरे को नहीं लगता भी कहीं पे डिफरेंस है। हाँ, अब PR में वो बेनिफिट होते हैं, जैसे लाइक बच्चे को किसी को जॉब नहीं मिली तो भी उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो ठीक है यार। आप ऐसा सोच के क्यों जा रहे हो कि हमें काम नहीं मिलेगा। आप गए हो सर वहाँ बाहर, आप खुद पढ़ के आए हो, फिर आपने स्टार्ट किया आप। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो एजुकेशन करी, मैंने B.Tech करा हरियाणा से ही, और उसके बाद मैं वैसे न्यूजीलैंड मेरा वर्क वीज़ा लगा था,
तो मैं वहाँ पे 2 मंथ्स तो रह आपने इंडिया में रहने का क्यों सोचा कि मैं इंडिया में रह के इंडिया के लोगों को बाहर भेजूंगा? ऐसा मतलब क्या ट्रिगर पॉइंट था? मैं जब न्यूजीलैंड गया तो न्यूजीलैंड मैंने वहाँ जाके शिफ्टें भी लगाई। तो मैंने देखा, मैंने ना उनको ना लाइक मेरा दिल किया अभी बच्चों को सैल्यूट करना चाहिए। आप आप मैंने पहले भी बोला कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि बच्चा बनता क्या बाहर जाके। अब बच्चा वो एक ऐसी लाइक एक ऐसा बैग बन जाता है जो पंचिंग बैग है, वो गिर नहीं सकता। वो देखे ना कि डोल सी आती है, आप उसको टांग मारो, जो मर्जी मारो, वो ऐसे ही गिरते फिर खड़ी हो जाती है, फिर गिरते फिर खड़ी हो जाते हैं। ऐसे ही वो स्टूडेंट वीजा वाला कैंडिडेट होता है। जब वो चला जाता है वो सब कुछ ऐसे ऐसे दौर से गुजरता है। इवन एज ए फादर मैं भी अपने बच्चों को 1-2 साल के लिए स्टडी करने के लिए जो जरूर भेजूंगा, चाहे यहाँ पे जितना मर्जी बहुत बड़ा सेटअप होता है, और उनको भेजना भी चाहिए। बच्चा सीखता हुआ होता है। मैंने वहाँ पे देखा मेरे अंदर कमी थी, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं तो क्योंकि मैं वो मेहनत मेहनत नहीं कर पाया। मैं तो ये तो बोलूँगा। आप तो एडमिट कर रहे हैं बातें। हाँ, मैं तो एडमिट करूँ कि मैं वो मेहनत नहीं कर पाया। मैं भी उन बच्चों की तरह था कि लाइक भी वहाँ जाके शायद डॉलर लगे होंगे और तोड़ के हमने बस इकट्ठे करने हैं। नहीं कहीं मिले डॉलर? ऐसा नहीं मिले, ऐसे नहीं मिलते, और मेहनत करनी पड़ती है। बट हाँ, वहाँ पे आपकी मेहनत आपको पे ऑफ करती है। आप ये नहीं कह सकते। सेकंड, आज मैंने आपको पहले भी बोला कि आप यहाँ पे हो तो आपको नहीं पता कल सुबह कैसी होएगी। मैं कह रहा हूँ फॉरेन के अंदर, अब्रॉड के अंदर आपकी सुबह जितनी मर्जी गंदी हो, पर आप भूखे नहीं मर सकते। ऐसा कैसे? क्या अब क्या सिस्टम है? ये मैं बता दूँ, वहाँ पे इंसान हफ्ते के 2 दिन काम करके अपने पूरे हफ्ते की रोटी इकट्ठी कर लेता है। कर लेता है? हाँ जी, मतलब अपने 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट लगाई। मैं मिनिमम वेज लगा लेता हूँ $17। 17 मल्टीप्लाई बाय मैंने $20 वहाँ पे $340 मैंने कमा लिए। $340 के अंदर आपका रेंट भी पे हो जाता है हफ्ते का, ग्रोसरी भी, अरे सब भूखा नहीं मरा इंसान। या मुझे बता दो ऐसा कौन सी जॉब है शिफ्ट वाली, ठीक है, कि आप 2 दिन काम करो और हफ्ते का आप कटा। मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ, जो हर एक घर में मजदूर लगते हैं, अब क्या आपको लगता है कि वो हमसे अगर 300 400 500 रुपये दिहाड़ी लगा ले जाते तो उनका पूरे दिन का खर्चा चल सकता है उससे, अगर उनके बच्चे भी पढ़ने वाले सब। 2 साल तक कमाएंगे तब भी 2 दिन का खाना नहीं मिलेगा। आपके सामने हो चीज़ ना। और सेकंड, वहाँ का लाइफस्टाइल, चाहे आप फर्क इतना है सर कि उनके पास बड़ी गाड़ी खड़ी है और आपके पास छोटे, इतना फर्क नजर आएगा। वहाँ पे और कुछ नजर ही नहीं आएगा। अगर मार्केट के अंदर वो पैदल घूम रहे हैं तो आप भी पैदल घूम रहे हो। चाहे वो एंटरप्रेन्योर है और हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कोई फर्क नहीं है सर। सेम लाइन में चल रहे हो, सेम एक जैसे शॉपिंग कर रहे हो। आ, सिर्फ गाड़ी पार्किंग में खड़ी होगी तो किसी को गाड़ी नजर नहीं आ रही। इट जस्ट लाइक आप किसी मॉल में जाते हो, गाड़ी नीचे पार्किंग बेसमेंट में खड़ी होती है, तो ऊपर तो सारे सेम नजर आते हैं ना। ऐसा भेदभाव नहीं लगता कि मतलब अमीर अमीर है, बहुत अमीर है यहाँ पे, मतलब 25 गाड़ियाँ एक साथ चलेगी एक आदमी के पीछे और 25 बॉडी गार्ड चलाएंगे और यहाँ पे एक आदमी। सर वहाँ पे कोई बॉडीगार्ड अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कौन करेगा सर? है कोई भी नहीं। अब आपको पता है 20 साल बंदा वहाँ कमाता है, 1 महीना यहाँ पे रहने आता है। वो 1 महीना जो वो बंदा रहने आता है ना, वो 100 को बिगाड़ के चला जाता है। उसको लगता है कि वहाँ पे जन्नत है। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन गलत है। वहाँ मेहनत का पैसा है। यहाँ पे हमें नहीं पता भी कौन अमीर बन जाएगा कौन गरीब हो जाएगा। नो बडी नो सुबह किसकी कैसी होएगी। वहाँ पे पता है। लक निकल जाएगा, लॉटरी निकल जाएगी हाँ, यहाँ पे। वहाँ पे पता है भी मेरा। हाँ, देखो, मेहनत तो है ही है, पर वहाँ पे मेहनत पे ऑफ करती है। यहाँ पे मेहनत पे ऑफ करेगी नहीं करेगी, नो बडी नोस। उसका पता नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, वहाँ बाहर जाके जब अब्रॉड जाके आप इंडिया आते तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को भी वहाँ चले जाना चाहिए था? माइंडसेट में डिफरेंस आता है क्या? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जब मैं लाइक 13 जुलाई 2018 को दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ, न्यूजीलैंड में उस टाइम पे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी थी। मैं जैसे ही वहाँ पे 2 महीने बाद जैसे ही लैंड हुआ दिल्ली के अंदर, मैंने पैर रखते ही बोल दिया था कि यार मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे फिर वो चिप चिप वाली गर्मी, वहाँ पे ठंड थी पहले। दूसरी बात, मुझे पता ही नहीं था कि मैं वापस तो आ गया हूँ, मैं करूँगा क्या। ये तो जो मुझे आज मिला, मैं ये नहीं कहता कि भी मैंने बहुत मेहनत करनी। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ने मुझे दिया है। भगवान ने मुझे दिया। बट हाँ, थोड़े आइडियाज होते हैं कुछ। आपको कहते हैं ना भी, यू हैव टू से नो। आपको नो करना आना चाहिए चीज़ों को।
मैंने रिलायंस के अंदर भी जॉब करी, मैंने एज आईटी कंपनी में भी जॉब करी, फिर मैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आया, फिर इमिग्रेशन इंडस्ट्री में बीच में छोड़ के मैं वापस न्यूजीलैंड गया। न्यूजीलैंड 2 महीने, फिर मेरे को लगा नहीं, फिर मैंने इमिग्रेशन, जब मैं 2018 में वापस आया न्यूजीलैंड से, तब मैंने फिर फुल ऑन इमिग्रेशन के अंदर काम करा। फिर मुझे ये लगा था नहीं यार, बच्चों को भेजना है यार, बच्चे वहाँ जाके कुछ और बन के आएंगे। अच्छा, इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी अभी भी सेम है क्या कि मेरा बेटा सिर्फ कनाडा जाएगा या यूके जाएगा? ये ना इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी नहीं है, ये मेंटेलिटी है बच्चों की। पेरेंट्स की नहीं है। पेरेंट्स तो चाहते हैं मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, चाहे यहाँ पे हो जाए, चाहे बाहर हो जाए। पेरेंट्स, आप मुझे ये बता दो कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों के ब्याह पे बाहर चले गए? कितने बच्चे हैं, कितने पेरेंट्स गए? हाँ ठीक है, वो घूमने चले गए, ठीक है, वो उनकी डिमांड है। उनकी पहली डिमांड ये है कि मेरा बच्चा यहाँ पे आईआईटी में एडमिशन ले ले, मेरा पहला लाइक एमबी डॉक्टर बन जाए, पहले मेरा बच्चा लॉयर बन जाए, मेरा बच्चा जज लग जाए, आईएएस बन जाए। पेरेंट्स की मेंटालिटी नहीं है, ये बच्चों की मेंटालिटी। बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं ना भेड़ चाल बना देते हैं कि यार सारे जा रहे हैं मैं भी वहां पर चल, नहीं, हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। हमें लाइक ये नहीं करना चाहिए कि भी अगर मेरा दोस्त कनाडा गया तो मुझे भी कनाडा, नहीं, यू हैव टू लुक ऑन योर प्रोफाइल। आपको अपनी प्रोफाइल देने भी मैं किस में अच्छा हूँ, अब मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए। मेरे पास इतने सारे कोर्सेज की लिस्ट है ना, इतनी लिस्ट है ना कि बच्चा मतलब कि ये बोल दे कि मैंने ये पढ़ना है तो ये, बट बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं। बच्चा सिर्फ वहाँ पे बाहर जा रहा है सिर्फ पीआर लेने के लिए। ये परमानेंट सेटल का क्या सच है एक्चुअली? मतलब कि रील्स में देखते हैं कि भैया 2 साल में आप पढ़ाई करोगे और वहाँ पे परमानेंट सेटल ही हो जाओगे। और लड़की गई तो फिर जो भी बॉयफ्रेंड होगा उसको भी बुला लेगी, तुम भी सेटल हो जाओगे। क्या ये सच्चाई है इसकी या नहीं है? सच्चाई है अगर सही वे से चले। पहली बात, अगर आप, हम पहले बात करते हैं भी, वो अपने कोई भी अपने बॉयफ्रेंड को बाहर नहीं लेके जा सकता। आपको आके यहाँ पे मैरिज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको लगता है कि मैं चलेगी या मैं चला गया तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को ले जाऊंगा, नहीं। नहीं मानते वो इन रिलेशन को, और इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं मानते। पता सब कुछ फेक होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब शादियाँ के सर्टिफिकेट तक फेक बन जाते हैं, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला तो रिश्ता कितना कुछ सच होगा तो इमिग्रेशन को भी पता है। पहले कुछ और भी होता था, आज के टाइम में लड़का या लड़की है उसको आके शादी करना पड़ेगा और वहाँ फिर अपने स्पाउस को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अच्छा वे है, क्योंकि बच्चे जब पीआर अप्लाई करके बैठ जाते हैं यहाँ पे, उनके 2-2 साल में नंबर नहीं आते। क्यों? वहाँ की गवर्नमेंट की एक सोच है कि पहले जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं मैं इनको पीआर दूं, यार वहां से पहले सीधी पीआर उठा दो, जिससे उसको कोई फायदा भी नहीं होना। या तो एक आप ऐसे रिसोर्स हो, आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, वहाँ की कंपनी आपको ऑफर कर रही है, तो उस केस में भी वो पहले 2 साल का वर्क परमिट देते हैं उस फैमिली को, फिर उसके बाद पीआर करते हैं, वो भी उस एम्प्लॉयर के सपोर्ट से। पर आपको आपको आप 2 साल से एक फाइल को लेके बैठे हुए हो, मैं ये कहता हूँ कि वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस उम्मीद में बैठे हो ना कि आपकी पीआर आ जाएगी, नहीं आएगी। आप ऐसा करो, आप अपनी वाइफ़ को या अपने किस स्पाउस को 1 साल की स्टडी के लिए भेजो या 2 साल की स्टडी के लिए, फिर पूरी फैमिली वहाँ पे चले जाओ। ये नहीं है कि वहाँ जाते सार ही पीआर हो जाएगी, नहीं। पीआर लेने का वहाँ पे क्या गया है, मान लो आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपके पास वर्क परमिट है और आपके पास यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आपने वहाँ पे उस जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, मान लो एक आईटी इंजीनियर के लिए अप्लाई। क्या पता आपको ऐसी कंपनी मिल जाए जो आपकी वाइफ से पहले आपको पहले ही पीआर के लिए दे दे, ठीक है। अब मेन एप्लीकेंट अब बन गया हस्बैंड, अब वो अपनी पीआर के लिए पॉइंट डालेगा और अपनी वाइफ को भी पीआर कर देगा, अपने बच्चे को भी पीआर कर देगा। पहला तो वे ये है पीआर के लिए। दूसरा, एक जो लोग कहते हैं ये पीआर के लिए, अब कहते हैं भी वहाँ पे अभी एक कोर्स चला अभी, पीएसडब्ल्यू पर्सनल सपोर्ट वर्कर के नाम से, कि पीएसडब्ल्यू की वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई है कनाडा के अंदर, तो जो इसमें बच्चे पढ़ेंगे हम उनको पीआर कर देंगे। सारे सारों ने क्या किया, सारे कोर्सेज को छोड़ के पीएसडब्ल्यू में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया। आप आज फाइल लगा रहे हो, 1 साल में आपका 2 साल में वो कोर्स खत्म होएगा। डू यू थिंक कि भी 2 साल बाद भी उसी कोर्स की उतनी वैल्यू रह जाएगी? ठीक है। और चलो गर्ल्स का तो ठीक है, एज ए नैनी वहाँ पे काम कर लेंगे। आपको लगता है कि एज ए बॉय आप वहाँ पे बच्चे संभाल लोगे? बस किस लिए? सिर्फ पीआर के लिए? नहीं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है, आप एक अच्छे अपनी जो आपको इंटरेस्ट है जिस कोर्स में, जैसे अब मेरे पास एक कोर्स है
ऑन शोर जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा है जो PSW के पीछे भाग रहे हैं उसके लिए कोर्स है मेरे पास कोनेस्टोगा कॉलेज के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर का। वो ऑनलाइन कोर्स है, वहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो जिससे आप कुछ सीख के कुछ निकलोगे, आपको इन्फ्लुएंस करने का शौक है, आपको कोई सोशल मीडिया में कुछ एक्सपीरियंस चाहिए या कुछ ऐसी अपनी कंपनी बनानी है, तो वो 1 साल का कोर्स उनके लिए परफेक्ट है। ठीक है ना? ऐसे ही हमारे पास आईटी के काफ़ी कोर्स है, ऐसे ही हमारे पास हेल्थ केयर के काफ़ी अच्छे-अच्छे कोर्स है। तो बच्चों को वहाँ जाना चाहिए, ना कि मतलब वो भेड़-चाल के पीछे आप पड़ गए और उसके पीछे जा ही जा रहे हो, जा ही जा रहे हो। फिर एट द एंड क्या होगा? जैसे बिज़नेस कोर्स का हुआ कि 2022 से लेके 21 से लेके 23 तक पूरे बच्चे बिज़नेस कोर्स में गए। आज उस कोर्स की वैल्यू ही नहीं वहाँ पे रह गई। अभी आपके पास किस-किस तरह के कोर्स हैं, मतलब अगर आज की डेट पे बात मैं करें तो? मैं जो बच्चों को सजेशन देता हूँ, देखो अगर बच्चा नॉन मेडिकल वाला बच्चा है या मेडिकल वाला, वो स्टेम कोर्सेज़ में जाए। स्टेम कोर्सेज़ लाइक होता है जैसे आईटी हो गया, मेडिकल हो गया, एमबीए हो गया, ये स्टेम कोर्सेज़ के अंदर आते हैं, तो उसमें चला जाए। अगर आप कहते हो कि मैं तो आर्ट्स वाला बच्चा हूँ या मैं कॉमर्स वाला बच्चा हूँ, मेरे पास वो मेजर सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स वाला बच्चा है उसके लिए भी काफ़ी अच्छे फाइनेंस के कोर्सेज़ ले लो, अकाउंटिंग ले लो, तीसरा बिज़नेस एनालिटिक का कोर्स ले लो, ईआरपी के कोर्सेज़ आते हैं बहुत सारे, जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी में ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, वो कॉमर्स वाला बच्चा ले सकता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी डिमांड है उसकी। अब आ जाता हूँ आर्ट्स वाले बच्चे उनके लिए ऑप्शन आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड का, लाइक पीएसडब्ल्यू का, ये कोर्सेज़ हैं। बट अगर नॉन मेडिकल वाला बच्चा भी पीएसडब्ल्यू में जा रहा है, तो फिर आप देखो ना अभी उस कोर्सेज़ में कितने ज़्यादा ज़्यादा रश हो जाएँगे। और सेकंड, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को हमेशा बैचलर्स और मास्टर करने के लिए ही जाना चाहिए। हाँ, ट्रेड कोर्सेज़ लो आप, पहले बैचलर्स कर लो। आपको लगता है कि यार मेरे को इस कोर्स में अच्छा है, मेरे को अच्छा वो नज़र आ रहा है, स्कोप नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे जाके 6 महीने का और 1 साल का ट्रेड कोर्स कर लो, जिससे आपके पीआर में आपको हेल्प है। और आपको बता दूँ जो ट्रेड कोर्सेज़ होते हैं, जो छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं, उसमें आपको ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है कि आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो या हफ्ते के अंदर सिर्फ 1 दिन जाना है। तो आप उसको साथ-साथ सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो अभी। आपको 1 दिन क्लास लगाना है, हफ्ते के अंदर 1 दिन क्लास है, तो एवरीवन कैन मैनेज। हर एक जना इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भई यार आप ना कोर्सेज़ के लिए ध्यान दो। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई फ़र्क नहीं होता, मेरा मानना ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जो सर्टिफ़िकेट मिलना है ना, वो उसी बॉन्ड पेपर के ऊपर मिलना है, सिर्फ़ ऊपर नाम फ़र्क होगा, काम आएगी आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स। आपकी स्किल्स। जो आपको जॉब मिलेगी वो आपकी मिलेगी नॉलेज और स्किल के ऊपर, ना कि उस सर्टिफ़िकेट पे। वो सिर्फ़ एक इट्स जस्ट लाइक ए एंट्री, एक एंट्री हो। फ़ॉरेन अब्रॉड के अंदर तो लोग वो भी नहीं मानते। मैंने कितने बच्चे ऐसे देखे हैं जो वहाँ के सिटीज़न हैं, जो वहीं के बोर्न हैं, तो वो तो +2 के बाद स्कूल ही नहीं जाते। फिर भी वो अच्छी-अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं। बट हाँ, ऐज़ ए इंडियन हमारी ग्रूमिंग ऐसी हुई है, हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारा इंडियन जो वहाँ पे काम करता है वो मल्टीटास्किंग होता है। जो लाइक फ़ॉरेनर होता है या अब्रॉड में जो पढ़ा-लिखा, बड़ा हुआ है, उसको जितना काम दे दो वही करेगा। मान लो मैंने उसको बोले भी ये तूने अगर पेन से सिर्फ़ एक पेपर लिखना हो, वो पेपर लिख के देगा। हमारा जो इंडियन है वो ना उसके बीच में भी वो निकालेगा, यार मैं अभी 5 मिनट फ्री बैठा हूँ मैं ये, तभी वो हमारा इंडियन ज़्यादा ग्रोथ करता है वहाँ जाके। मोreओवर जो वहाँ पे रह रहे हैं वो कम ग्रो, वो हैप्पी है वहाँ पे। आज की डेट में भी ऐसी सोच है कि लड़कियों को अगर भेजेंगे तो टेंशन रहेगा। देखो देखो सोचना अच्छी बात है, सोचना चाहिए। कि हाँ भी, बट अगर आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट है और अगर आप किसी अच्छे वो कहते हैं ना जोरी किसी के हाथ में होता है कि वो पत्थर मूर्ति बनाने वाले के हाथ में होता है कि ये मूर्ति बनेगी या ये नीचे रोड पे बिछा हुआ पत्थर बनेगा, ये मूर्ति वाला, ये कंसल्टेंट के हाथ में है कि लड़कियों को कैसे करना। अब अगर कंसल्टेंट ही ऑफर दे दे कि यार आप अगर लड़की जा रही है और वहाँ पे मैं अकोमोडेशन इंतर कर देता हूँ, यहाँ पे इसको इस कॉलेज में जाएगी या कुछ है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, हमारी तब ये गलती होती है जब हम लाइक कंट्री गलत चूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना? इल्लीगल माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं सबसे मेन फैक्टर है इल्लीगल माइग्रेशन, ना कि लड़कियों को कोई ऐसा करने के देखो जो मेजर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लड़कियाँ सेफ है। चाहे वो यूएसए चले जाएँ, चाहे वो कनाडा चले जाएँ, चाहे वो यूके चले जाएँ, न्यूज़ीलैंड चले, ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे तो लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सेफ है बिल्कुल। सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन सी है आज गर्ल्स के लिए? वैसे मैं ओवरऑल की बात करूँ तो न्यूजीलैंड, जहाँ पे 99.9% फ्री क्राइम कंट्री है न्यूजीलैंड। बिल्कुल कोई क्राइम नहीं है वहाँ पे। और आप तो रहे हो ना वहाँ पे? हाँ, कोई क्राइम नहीं है सर। इट्स जस्ट लाइक मेरे को तो, मैं जब न्यूजीलैंड गया तो वहाँ पे जब मैं रह रहा था, तो वहाँ पे 6 बजे के बाद सब कुछ ऑफ है, सब ऑफ है। देर इज़ नो नाइट लाइफ, कोई नाइट लाइफ नहीं वहाँ पे। सिर्फ सैटरडे रात को होती है ओकलैंड सिटी के अंदर सिर्फ। वो भी, वो जैसे हमारे जैसे बच्चे गए हुए हैं तो वो बना देते हैं वहाँ पे, नहीं तो इसके अलावा कोई नहीं। जैसे कोविड में यहाँ पे हाल था ना, इंडिया के अंदर बिल्कुल साफ, तो वहाँ पे न्यूजीलैंड में 12 महीने वैसे। अच्छा, अगर आपको खुद आज कोई स्टडी अब्रॉड करनी पड़े तो कौन सी कंट्री आप चुनोगे अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड की हम बात कर चुके हैं। कनाडा। कनाडा, वाई कनाडा? कनाडा जितनी एजुकेशन फ्रेंडली कंट्री है ऐसी कोई कंट्री नहीं है, जितनी पीआर फ्रेंडली कंट्री है ऐसी भी कोई कंट्री है। कनाडा ना आपको ना टाइम देती है। जैसे अब मैं आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप आईटी के कोर्स में गए, तो आपकी मजबूरी है, आपको आईटी के अंदर ही जॉब करनी पड़ेगी, नहीं तो आप पीआर नहीं ले सकते। आप 6 साल बाद, 7 साल बाद जब मर्जी वापस आओ। कनाडा में अगर आप आईटी कोर्स में गए और एनी हाउ आपका आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, तो आप किसी और जॉब फील्ड में, बैंक में जॉब करके भी पीआर ले सकते हो। सेकंड, कनाडा आपके पेरेंट्स को पीआर का भी मौका देती है। थर्ड, कनाडा आपके जो बच्चा है 5 साल से ऊपर है उसको फ्री स्टडी भी देती है। तो मेरे ख्याल से जो एजुकेशन फ्रेंडली और पीआर फ्रेंडली कंट्री वो कनाडा है, न्यूजीलैंड के बाद। करेक्ट। मतलब सबसे अजीब कोई कोर्स कोई है जो किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा हो, किसी अजीब कोर्स के बारे में डिमांड करी हो? अजीब कोर्स के बारे में तो नहीं बात करी, मेरे पास एक केस जो आया था ऐसा। बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था और +2 पास आउट बच्चा था, और उसने बोला कि मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दो। मैं कहा ठीक है जी, भेज दूंगा मैं। आधे वाला भेज भेज दूंगा मैं। मैं कहा भेज दूंगा मैं। ठीक था बच्चा, अच्छा इंटेलिजेंट था। बट वो बच्चे से मुझे तब इशू आया, वो कहता है मैं तो जाके ना एजुकेशन नहीं करूंगा। मैं कहा क्यों? कहता मैं वहाँ जाके सैलम डाल दूंगा। मैं कहा कैसे? कहता मैं वहाँ पे ये क्लेम कर दूंगा कि मैं गे हूँ। उसने ये बोल दिया। मैं कहा बच्चे अच्छा किसके साथ क्लेम करेगा? कहता नहीं मेरी वहाँ पे बात हो गई है, उन्होंने बोला तू आ जा, तेरी भी हो जाएगी मेरी भी हो जाएगी, हम दोनों जने यहाँ पे सिटीजन हो जाएंगे, सैलम क्लेम कर लेंगे। मैं कहा बच्चे तुम्हें कभी बैड फील नहीं होता इन चीज़ों के लिए? सिर्फ फॉर द सेकिंग ऑफ द पीआर, आप सिर्फ एक पीआर लेने के चक्कर में कुछ भी करने के। मैं ये नहीं कहता भी वो इंसान नहीं है, दे आर ह्यूमन बीइंग। हर एक को अपना राइट है, जैसे मर्जी जिंदगी जी सकता है। बट वो तो कहते हैं वो जान के कुछ करना, तो मुझे अजीब लगा। फिर मैंने उसको ना बोले भी ब्रदर मैं आपका केस नहीं कर सकता, मैं नहीं भेज सकता आपको इस वे में ना। चाहे आपके पास सब कुछ है, फंड्स हैं, सब कुछ था, बच्चा 6.5 उसका आइल स्कोर था। बट मेरे को लगा नहीं यार, मैं आपको मतलब एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे एथिक्स लो नहीं करते इन चीज़ों को। अच्छा, कोई अगर इमिग्रेशन इंडस्ट्री के अंदर कोई एक मिथ हटाना हो आपको, तो कौन सा मिथ होगा जो आप हटाओगे? भी लोगों को ये लगता है इमिग्रेशन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? बंद तो कैसे होगी? वही मैं कहता हूँ, ये बंद हो जाएगी। लोगों को मिथ है ये कि अब बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। डिकेड्स ऑफ डिकेड्स से, मैं कह रहा हूँ दादा के दादा, दादा के दादा बाहर जाने पर 1800 में भी लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते थे। ये आज नहीं आई है, ये चलती रहेगी। हाँ, प्लेयर्स विल गो एंड कम। जो अच्छा काम करता रहेगा वो सस्टेन कर जाएगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो अपना चला जाएगा यहाँ से। ये सबसे बड़ा मिथ है। धीरज जी, एक सो पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कोई सॉलिड मैसेज। मैं तो मैसेज ये देना चाहता हूँ, लाइक कि प्लीज आप एक कंसल्टेंट के ऊपर स्टिक ना रहे स्ट्रिक्ट ना रहे। ना। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हो तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ 1 2 3 जनों के पास जूझ जाके पूछे एक बारी। आपके बच्चे का ड्रीम है वो, बाहर जाना ड्रीम नहीं, उसने कुछ बनना भी है वहां जाके। या सारा उम्र आप चाहते हो कि वो एक मैगडी या एक फैक्ट्री के अंदर काम करता रहे, इसलिए मत भेजो उसको। कुछ बनाने के लिए भेजो, जो बनने के लिए फॉरेन एजुकेशन बनी है, ना कि एक मैगडी के अंदर या एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करने के लिए। सेकंड, अगर आपको लगता है कि भी कहीं से आपको भी नहीं कोई होप है, सारी तरफ से आपको रिफ्यूजल मिल चुकी है,
सो मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर सो कमिंग मच। इन दिस शो। और बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं लोगों को बाहर भेजने का। मैं तो गया नहीं वहाँ से बाहर, क्योंकि मैं काम ही इतना कर रहा हूँ यहाँ पे। पर जाएंगे हम भी बाहर, देखेंगे कैसा माहौल है, क्या है, कुछ सीख के आएंगे। इकट्ठे चलेंगे। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी मज़ा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच।